प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 भी कहा जाता है, अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। जब ये एक्ट आया था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे और भारत सचिव जॉन मार्ले। भारत सचिव आप समझ गए होंगे, ये एक पोस्ट थी, ब्रिटिश जो सरकार थी उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर थे जो ब्रिटेन में रहा करते थे। 1909 अधिनियम लाने का कारण क्या था, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। आखिर क्यों लाया गया 1909 का ये एक्ट। आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले 1892 में भी एक एक्ट आया था जिससे कांग्रेस असंतुष्ट थी, तो ऐसा ज़रूरी था कि उनको संतुष्ट करने के लिए कोई आगे कानून लाया जाए। दूसरे नंबर पर शिक्षित भारतीयों में आक्रोश था। जो एजुकेटेड पीपल थे भारत के, उनमें आक्रोश था कि उनके अधिकारों को मारा जा रहा है, इस कारण से भी ये लाया गया। इसके अलावा 1905 का जो बंगाल विभाजन किया गया था उसके कारण भी लोगों में रोष था, गुस्सा था, और इसी कारण से भी ये 1909 का एक्ट लाया गया। इसके अलावा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, आप जानते ही हैं, पढ़ा दिया गया आपको। तो मुस्लिम लीग की भी कुछ अलग से डिमांड थी, उनकी डिमांड को भी मानने के लिए ज़रूरी था कोई ना कोई एक एक्ट लाया जाए अंग्रेज़ों के द्वारा। इसके अलावा अभी इससे पहले सूरत विभाजन आपने पढ़ा, जो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस नरम दल गरम दल में टूट गई थी। अब स्थिति भारत में क्या हो गई है, एक तरफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दो दल, नरम दल गरम दल, और मुस्लिम लीग और नरम दल को अपने साथ जोड़कर अंग्रेज़ों ने गरम दल के नेताओं का दमन किया, ये तो आप जानते हैं। तो नरम दल और मुस्लिम लीग को खुश कैसे किया जा सकता था, उनकी डिमांड को मानकर, इस कारण से भी 1909 का एक्ट लाया गया। अब समझते हैं कि इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी, क्या इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी। पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता ये थी कि मुसलमानों के लिए पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन सिस्टम ला दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ला दिया गया मुसलमानों के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है इस 1909 एक्ट की, इसे आप ज़रूर याद रखें। दूसरे नंबर पर जो केंद्रीय विधान परिषद थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसकी संख्या में विस्तार किया गया। अब बोल दिया गया इस एक्ट के माध्यम से कि केंद्रीय विधान परिषद की जो संख्या है ना, जो एडिशनल मेंबर है इसमें, वो 16 से 60 तक हो सकते हैं, लेकिन इस एक्ट के मुताबिक 60 ही किए गए। मतलब इस एक्ट के माध्यम से ऑप्शन दिया गया था या तो मिनिमम 16 मैक्सिमम 60 तक हो सकते हैं, लेकिन जब इस एक्ट को लागू किया गया तो केंद्रीय विधान परिषद में एडिशनल मेंबर 60 किए गए। अब केंद्रीय विधान परिषद आपको समझ में आ गया। इसके अलावा पैरेलल में भारत में और क्या था, केंद्र सरकार थी। केंद्र सरकार के अंदर वायसराय थे और इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो एक वायसराय की संख्या हो गई और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कार्यकारिणी या कार्यकारी परिषद थे, उनकी संख्या 6 थी। तो ये पूरा सिस्टम मिलकर ही ब्रिटिश सरकार था जो भारत में रूल कर रहा था। तो ये पूरा सिस्टम था जो हमारे यहाँ रूल कर रहा था। जो केंद्रीय सरकार के सदस्य हैं, वायसराय और ये 6 कार्यकारी जो सदस्य हैं, ये भी केंद्रीय विधान परिषद के पदेन सदस्य हुआ करते हैं। जैसे हमारी जो विधायिका है, संसद है, तो संसद में जो इस समय सरकार और उसकी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वो भी तो सदस्य होते हैं ना, वही सिस्टम आप समझ लीजिए। अब केंद्रीय विधान परिषद के अंदर जो 60 एडिशनल मेंबर थे, उनका बंटवारा समझ लीजिए कैसा था। इन 60 सदस्यों में सबसे पहले 28 तो ऑफिशियल थे, मतलब सरकारी सदस्य थे, और 32 नॉन ऑफिशियल थे, गैर सरकारी थे। ये जो 28 सदस्य सरकारी थे ना, ये सरकारी का मतलब ये हो गया कि पहले ही सरकार का हिस्सा हुआ करते थे पहले से। कोई बड़े अधिकारी हैं, कोई मिलिट्री में अधिकारी हैं, कोई ICS अधिकारी हैं, इनको नॉमिनेट करने का काम वायसराय करते थे। तो 28 सदस्य वायसराय नॉमिनेट करते थे। अब आइए 32 पर। ये 32 में जो गैर सरकारी थे, इसमें से 5 तो नॉमिनेट करते थे वायसराय। वायसराय किन्हें नॉमिनेट करेंगे, जो इनके खास होंगे, जो अंग्रेज़ों के चाटुकार होंगे, उन्हीं को नॉमिनेट करेंगे। इसके अलावा जो 27 सदस्य हैं, उनका निर्वाचन होता था, वो निर्वाचित होकर आते थे।
अब इनका भी बंटवारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझिए। 27 निर्वाचित सदस्यों में सबसे पहले 5 तो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के तहत रिज़र्व कर दिया गया, और 6 जमींदारों के लिए सीटें रिज़र्व थी, और 2 सीटें व्यापारी के लिए रिज़र्व थी। और इसमें से 12 जो सीटें थी वो अलग अलग जो प्रांत थे वहाँ से आने थे, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इन सब से मिलाकर 12 सीटें इनके लिए रिज़र्व थी, मतलब वहाँ से निर्वाचित होकर आने थे। और 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आने थे, एक कलकत्ता और एक बॉम्बे से। तो ये पूरा बंटवारा था केंद्रीय विधान परिषद का। और इसके अलावा 1909 एक्ट की एक विशेषता ये भी थी कि पहली बार जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें किसी इंडियन को जगह मिली, एक भारतीय को जगह मिली। वो पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। इसके अलावा जो भारत सचिव की परिषद थी उसमें 2 इंडियन को शामिल किया गया। भारत सचिव आप समझ रहे हैं, उनको सलाह देने के लिए एक परिषद हुआ करती थी, 14 सदस्यों की एक टीम थी, उसमें 2 इंडियन को रखा गया। एक केसी गुप्ता थे और दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी। 1909 एक्ट की एक और विशेषता ये है कि जो प्रांत में विधान परिषद थी, जैसे केंद्र में विधान परिषद है वैसे जो प्रांत की विधान परिषद थी वहाँ भी संख्या बढ़ाई गई। जैसे केंद्र में बढ़ाकर 16 से 60 के बीच में कर दी गई ना, वैसे ही प्रांतों में भी ये इजाफा किया गया। इसके अलावा जो विधान परिषद के सदस्य थे उन सदस्यों की शक्ति में भी कुछ वृद्धि की गई। जैसे बजट से रिलेटेड कोई मामला हो या साधारण कोई मामला हो, उन पर उनको क्या क्या अधिकार हैं वो यहाँ निर्धारित किया गया। जैसे अगर बजट की बात की जाए तो बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया, मगर वोट नहीं कर सकते थे। बजट पर बहस तो कर सकते थे, वोट नहीं कर सकते थे। जबकि साधारण जो मामले हैं, लोकहित के लिए जो मामले हैं, उन कानूनों के लिए वो प्रस्ताव ला सकते थे, लेकिन सदन में प्रस्ताव रखने से 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी। और मत देने का अधिकार था साधारण मामलों के लिए, प्रश्न पूछने का भी अधिकार था, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए जैसे सरकार से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस जगह का कोई पुल आपने बनाया, उसमें कितनी लागत लगी है, तो सरकार से जवाब आ गया कि 10 लाख रुपए में हमने ये पुल बनाया। तो आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि 10 लाख क्यों लगा दिए, वहाँ तो 5 ही लाख लगने चाहिए थे। ऐसा कुछ करने का अधिकार उस समय नहीं था। अब बजट से रिलेटेड बात करें कि जो स्थानीय निकाय थे, लोकल सिस्टम था, जैसे पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, उनके लिए धन की मांग कर सकते थे, इतना अधिकार था। और इसके अलावा नए टैक्स लगाने हैं या उनमें संशोधन करना है, उसके लिए प्रस्ताव भी ला सकते थे। ये सब अधिकार दे दिए गए इस 1909 के एक्ट के तहत। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि वायसराय इन सभी प्रस्तावों को माने या ना माने, इसके लिए वो बाध्य नहीं था। तो ये था पूरा 1909 का एक्ट। और 1909 के एक्ट के बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने कमेंट भी किए थे। जैसे उस समय महात्मा गांधी ने 1909 के एक्ट में ये कह दिया कि मार्ले मिंटो जो सुधार है इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। हालांकि गांधी जी का रोल आगे आएगा, उन्होंने बाद में कहा था, 1909 के एक्ट के बारे में बाद में कहा था, जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आ चुके थे तब इन्होंने ये कमेंट किया था। इसके अलावा लॉर्ड मिंटो ने, जो मार्ले साहब थे भारत सचिव इंग्लैंड में, उनको एक पत्र लिखा था। उस पत्र के माध्यम से ये कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसके परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। जबकि के.एम. मुंशी साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि इस 1909 के एक्ट ने हमारे बढ़ते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। तो प्यारे बच्चों, ये था 1909 का एक्ट। नेक्स्ट क्लास में 1911 में जो दिल्ली दरबार लगेगा, जब बंगाल विभाजन को समाप्त किया जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।